बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम, आपके चैनल डायमेंशनल फिजिक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 फिजिक्स 2025 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 4। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे और आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो डिपेंड करता है जी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ क्लास 9 फिजिक्स 2025। ठीक है जी, जो आपकी न्यू बुक है। तो 101 हम सारे के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बहुत ही आसान से एमसीक्यूज़ हैं लेकिन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ आपके सामने डिस्प्ले पर है। स्टेटमेंट है 4.1। अ पार्टिकल इज साइमल्टेनियसली एक्टेड अपॉन बाय टू फोर्सेस ऑफ 4 and 3 न्यूटन। द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज। स्टूडेंट्स, एक पार्टिकल है जिस पर मुसलसल जो है वो दो फोर्सेस लग रही हैं, एक 4 न्यूटन की और एक 3 न्यूटन की। तो पूछा यह गया है कि उस पर लगने वाली नेट फोर्स कितनी होगी। अब यहाँ पर पार्टिकल की जगह पर मैंने एक ब्लॉक ड्रा कर लिया। ठीक है, पार्टिकल बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए एक ब्लॉक ड्रा किया है। अब फोर्सेस दो तरह से लग सकती हैं इस पार्टिकल पर। या तो ये ओपोजिट होंगी एक दूसरे के, यानी कि अनलाइक पैरेलल फोर्सेज होंगी, या ये पैरेलल फोर्सेज होंगी। तो अगर ये स्टूडेंट्स पैरेलल फोर्सेज होंगी 4 और 3 न्यूटन की सेम डायरेक्शन में, तो ये ऐड अप हो जाएंगी और इनका रिजल्टेंट हमें मैक्सिमम मिलेगा जो कि 7 न्यूटन बनता है बाय हेड टू टेल रूल। ठीक है, और अगर ये फोर्सेस जो हैं एक दूसरे के ओपोजिट होंगी तो तब हमें रिजल्टेंट इसका मिलेगा 4 - 3 जो कि 1 बनता है। ठीक, 4 + 3 7 मैक्सिमम वैल्यू, और मिनिमम मिल रहा है जब ये आपस में एंटी पैरल हैं या अनलाइक पैरल फोर्सेज हैं। पैरल फोर्सेज थी, लाइक पैरल फोर्सेज थी तो 7 न्यूटन, और अनलाइक पैरल फोर्सेज में 1 न्यूटन। तो इसका मतलब ये है कि उसने ये नहीं कहा कि ये दोनों सिमिलर हैं या ऑपोजिट हैं। तो ऑप्शन देखें तो पहला है द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज 1 न्यूटन। भाई 1 न्यूटन हो सकती है इस केस में। ठीक है, फिर सी देखें तो 5 न्यूटन थी। ठीक है, डी देखें 7 न्यूटन। 7 न्यूटन इस केस में हो सकती है। तो 1 न्यूटन भी हो सकती है, 7 न्यूटन भी हो सकती है, या इनके दरमियान हो सकती है। तो हम लिखेंगे बिटवीन 1 न्यूटन एंड 7 न्यूटन। 1 से 7 न्यूटन के दरमियान कोई भी वैल्यू जो है वो फोर्स की हो सकती है। तो बीटा आप मार्क कर लेंगे। सेकंड है एमसीक्यूज 4.2। अ फोर्स एफ इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। एक फोर्स है एफ जो कि हॉरिजेंटल एक्सिस या एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है 60 डिग्री। ठीक है, और हमने एफ फोर्स को जो कि एंगल बनाती है थीटा विद एक्स एक्सिस रिजॉल्व किया था उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में। तो एक कंपोनेंट था एफ ऑफ एक्स और एक था एफ ऑफ वाई। तो एक्स कंपोनेंट को हम एफ ऑफ एक्स कहते थे और वाई को एफ ऑफ वाई। तो यहाँ पर उसने पूछा इट्स वाई कंपोनेंट इज इक्वल टू। तो एफ ऑफ वाई हमारे पास होता था एफ साइन थीटा। ठीक है, एफ वाई इज इक्वल टू एफ एज इट इज, और साइन थीटा की जगह क्या आ जाएगा 60 डिग्री। तो ये हमारे पास बन जाएगा एफ साइन 60 डिग्री। बीटा जो है जी आप मार्क कर लें, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास 4.3 है जी मोमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड। मोमेंट ऑफ फोर्स आपका चैप्टर नेम है। ठीक है जी, जिसे हम टॉर्क कहते हैं, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स भी कहते हैं, रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। तो डेल्टा आप मार्क कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 4.4। इफ F1 एंड F2 आर द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी। ठीक है जी, एक बॉडी है उस पर दो फोर्सेस लग रही हैं F1 एंड F2। ठीक है, एंड टॉर्क इज द टॉर्क प्रोड्यूस इन द बॉडी, उसमें टॉर्क भी प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, द बॉडी विल बी इन कम्प्लीटली इन इक्विलिब्रियम वेयर। बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में कब होगी? भाई बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में हमारे पास तब होती है जब बोथ ऑफ द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई हो। ठीक है, तो समेशन एफ इज इक्वल टू 0। ठीक है, कि कोई जो है उसके ऊपर नेट फोर्स या वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस वो क्या हो, 0 हो, या उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल टॉर्क ना लगे, मीन कि उसके ऊपर कोई नेट टॉर्क ना लगे। तो बॉडी के लिए हमने पढ़ा था कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में समेशन एफ इज इक्वल टू 0, और रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए समेशन टॉर्क इज इक्वल टू 0, और कंप्लीट इक्विलिब्रियम के लिए इन दोनों का 0 होना लाजमी है। तो अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन, ए आप मार्क कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 4.5। अ शॉपकीपर सेल हिज आर्टिकल बाय बैलेंस हैविंग अनइक्वल आर्म्स। एक शॉपकीपर है, दुकानदार है जी, उसके पास एक ऐसा बैलेंस है जिसके अनइक्वल आर्म्स है। पहले तो आप देखें, लेट से ये वो बैलेंस है, और ये ब्लैक कलर का जहाँ पर इस वक्त मैंने कर्सर रखा हुआ ये पीवट एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये उसका फर्स्ट पैन है, ये उसका सेकंड पैन है, या आप इसे लेफ्ट पैन कह दें, इसे राइट पैन कह दें।
अब बैलेंस है ना, बैलेंस तो हम इस्तेमाल करते हैं चीज़ों को कंपेयर करने के लिए, उनके मैसेज कंपेयर करने के लिए या उनके वेट कंपेयर करने के लिए, अगर हम ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ भी इंक्लूड कर लें। तो यहाँ पर इस वक्त इसका क्या है, पिविट। पिविट से अगर आप इसको देखें लेफ्ट पैन को, तो इसका मोमेंट आर्म कम है, जबकि राइट वाले का मोमेंट आर्म ज़्यादा है। मैंने कुछ वैल्यूज लिखी हैं आपको समझाने के लिए कि लेफ्ट वाले का मोमेंट आर्म है 10 मीटर और राइट वाले का मोमेंट आर्म है 20 मीटर। ठीक है, तो उसने लिखा है बैलेंस हैविंग अनइक्वल आर्म, सब आपको बात समझ आ गई होगी, ऑफ द पेन्स इफ़ ही पुट्स द वेट इन द पेन हैविंग शॉर्टर आर्म। वो कहता है वो जो उसके पास जो स्टोन है, फॉर एग्जांपल आयरन का स्टोन है, ठीक है जी, वो स्टोन 1 kg है और उस पर लगने वाला ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ या उसका वेट 1 न्यूटन है, तो वो 1 न्यूटन का उत्तर जो है वो बट्टा या पत्थर रखता है। ठीक है, देन द कस्टमर, अब कस्टमर को इस साइड पर फ़ायदा होगा नुकसान होगा। तो पहले तो देखें कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 0.5 न्यूटन, कस्टमर को लॉस होगा, लूजेस, क्यों? पहले तो ये देखें कि टॉर्क होती क्या है। टॉर्क हमारे पास होता है F मल्टीप्लाई बाय L, यही हमने पढ़ा ना कि प्रोडक्ट ऑफ फोर्स या मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म। तो अगर ये बैलेंस है तो बाय प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ये बैलेंस इक्वल तब होता है जब यहाँ वाला टॉर्क और यहाँ वाला टॉर्क बराबर हो, मीन बोथ साइड्स पे टॉर्क्स के होने चाहिए इक्वल, ऐसा ही है ना। तो यहाँ पर जब वो रखेगा 1 न्यूटन का कोई वेट, ठीक है, तो यहाँ पर शॉर्टर मोमेंट आर्म था, पहले इस हिस्से का टॉर्क निकाल लें, 1 मल्टीप्लाई बाय 10, आंसर क्या आएगा, ये लिखा हुआ टॉर्क पर मैंने 1 मल्टीप्लाई बाय 10 10 न्यूटन मीटर। तो बैलेंस होने के लिए यहाँ पर भी टॉर्क कितना आना चाहिए, 10 न्यूटन मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही वो जो है 0.5 न्यूटन रखेगा तो ये स्केल बैलेंस हो जाएगा। भाई क्यों? क्योंकि यहाँ का मोमेंट आर्म वाइडर था, बड़ा था, ठीक है, 20 मीटर का था। तो देखें टॉर्क 2 कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर रखने वाला वेट या फोर्स जो कि 0.5 न्यूटन है मल्टीप्लाई बाय इसका मोमेंट आर्म जो कि 20 मीटर है, और आप 0.5 को जब कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 20 से तो आंसर आता है 10 न्यूटन मीटर। तो स्केल तो बैलेंस हो जाएगा दोनों साइड पर। तो कस्टमर को कम क्वांटिटी जो है वो रिसीव होगी, तो लूजेस इसका आप क्या करेंगे, ऑप्शन मार्क करेंगे। ठीक हो गया। फिर है हमारे पास 4.6, अ मैन वॉक्स ऑन अ टाइट रूप, he balance himself by holding a bamboo stick horizontally, it is an application of, स्टूडेंट्स पेज 85 पर डू यू नो आपको गिवन है। ठीक है जी, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स जो है वो हमारे पास जो है वो मैन जो है वो टाइट रूप पे बैम्बो स्टिक्स के थ्रू वॉक कर रहा है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक दफ़ा जी। तो स्टूडेंट्स ये देखें जी, ये वो इन्फॉर्मेशन है, अ टाइट रूप वॉकर बैलेंस हिमसेल्फ बाय होल्डिंग अ बैम्बो स्टिक, दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। ठीक है जी, तो इसका आप आंसर मार्क कर लेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास 4.7, इन स्टेबल इक्विलिब्रियम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी लाइज। भाई स्टेबल इक्विलिब्रियम में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कहाँ लाई करता है? तो हमने पढ़ा था स्टेबिलिटी के लिए 2 फैक्टर्स बड़े ज़रूरी हैं, वाइडर बेस और लोअरिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो कोई भी ऑब्जेक्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, स्टेबल है, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो होगा। रेसिंग कार का जैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो रखा जाता है, तो एट द लोएस्ट पोजीशन बीटा आप मार्क कर लेंगे। 4.8 है जी नेक्स्ट, द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी। सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी, ए ऑप्शन है लाइज ऑलवेज इनसाइड द बॉडी। भाई ज़रूरी नहीं है, इनसाइड लाई करता है लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता। ठीक है, जैसा कि आपको ये बर्ड दिखाया गया है तो इसका इस वक्त जो सेंटर ऑफ मास है वो इसकी चोंच में है। ठीक है, तो अभी इसके इनसाइड तो नहीं है ना, कोई रेसिंग कार है तो उसके इनसाइड हो सकता है। लाइज ऑलवेज आउटसाइड द बॉडी, भाई कोई प्लेट है, कोई बर्तन है तो उसका आउटसाइड द बॉडी होता है। लाइज ऑलवेज ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी, किसी के सरफेस पे भी हो सकता है। ठीक है, जैसे सर्कल के सरफेस पे हो सकता है उसका सेंटर ऑफ मास। तो तीनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो हम डेल्टा को चूज़ करेंगे, मे लाई विद इन, आउटसाइड और ऑन द सरफेस ऑफ अ बॉडी। ठीक है जी। फिर है हमारे पास 4.9, अ सिलेंडर रेस्टिंग ऑन इट्स सर्कुलर बेस। ये एक सिलेंडर है जी, ये इसकी सर्कुलर बेस है, इस पर ये इस वक्त रेस्ट पर है। ठीक है, तो ये कौन सी इक्विलिब्रियम में होगा उसने पूछा है। भाई बेस बहुत ज़्यादा वाइडर है और वाइडर द बेस मोर द स्टेबिलिटी, तो ये इस वक्त स्टेबल इक्विलिब्रियम में। अगर हम इसे स्लाइटली टिल्ट करेंगे, थोड़ी देर के लिए टिल्ट होगा और फिर जो है ये दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इससे ये जो सिलेंडर इस वक्त वर्टिकल पोजीशन में अगर इसे हम गिरा देते तो ये जिस स्टेट में जाता वो फिर स्टेट न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहलाती। ठीक,
फिर है 4.10, सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय, वही लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, सेंट्रीपिटल फोर्स, और उसका फार्मूला होता है mv²/r। तो आप चार्ली मार्क कर लेंगे। ये थे स्टूडेंट्स हमारे MCQs। इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ जो है इसके शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।